नोट्स आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। बीए तृतीय सेमेस्टर हिंदी भाषा का यानी हिंदी साहित्य का सेकंड वीडियो। पहले फर्स्ट वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया था। इसमें मैं कुछ आप लोगों के लिए कुछ अलग तरीके से और कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ सिलेबस के अंतर्गत। इसमें आपको सारी चीज़ें में क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आपको मैं अपडेट कराता हूँ। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में ना आए। और जो आपका चैप्टर जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर मतलब 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन उठा के वो सारे क्वेश्चन आपको अपडेट कराया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग को तैयारी करने में थोड़ा आसानी होता है कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन अपडेट होते रहते हैं। तो ये बीए तृतीय सेमेस्टर वालों के लिए है जो बीए तृतीय सेमेस्टर में हिंदी सब्जेक्ट ले रखे हैं। तो उनके लिए सेकंड यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। तो इसमें से कुछ अलग क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा जो सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन आपको मैं पहले आपको सारे सॉल्यूशन अपडेट करा दूंगा, फिर उसके बाद में फिर आपका जो पेपर होगा वो आपको सॉल्व कराते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा आसानी भी होगा और जो भी आपको क्वेश्चन भी फंसेंगे तो वो आपको ढूंढने में आसानी रहेगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और पेपर को क्वालिफाई करने में भी अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी रही हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। अब बात करेंगे आपके क्वेश्चन के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं। आइए आपको क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका मैंने आपको पहले बताया था देवनागरी लिपि के बारे में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था यानी देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। ये आपका वर्णमाला में व्यवस्थित वर्गीकरण था, एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का प्रयोग, उसके बाद में फिर तीसरा आपका आता है मात्राओं का प्रयोग। तो इस तरीके से आपका पहले का क्वेश्चन बताने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा और पढ़ाने में भी थोड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करते हैं और अपने आपसे थोड़ा पढ़ने में भी थोड़ा इच्छुक रहते हैं। तो थोड़ा अपने अंदर से भी थोड़ा उद्भव होता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग कैसे पढ़ते हैं ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा तो बस इतना है कि मैं आपको छोटा सा मेरा काम है जो आपको पढ़ाना है वो आपको मैं क्लियर करूँगा। जो भी आपको थोड़ी दिक्कत आएगी वो मैं भी आपको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करूँगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 16वां क्वेश्चन है तत्सम शब्द किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा और सुनहरा आपका प्रश्न है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। आंसर में आपका आता है कि तत्सम शब्द दो शब्दों के योग से बना है यानी कौन कौन से। तत् धन सम यानी तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान यानी उसके समान यानी उसके समान में अर्थात संस्कृत में प्रयुक्त रूप के समान। संस्कृत में प्रयुक्त जब कोई शब्द अविकृत रूप में ज्यों का त्यों रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो इस तरीके से तत्सम शब्द का आपका तत्सम शब्द कहते हैं यानी कि तत्धन सम यानी कि तत् में क्या होता है उसके और सम मतलब होता है समान यानी उसके समान यानी उसी संस्कृत के समान। अगर ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया। अब बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, ये भी आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं और आप कभी भी उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करें तो उसमें सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बात करते हैं आपके क्वेश्चन की, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। बहुत ही अच्छा आपका उत्तर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी विद्वान यानी कौन से थे, गार्सा यानी कौन से गार्साता दासी ने किया यानी कि कौन से के गार्साता दासी ने किया। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दा ला लिटरेच्योर एंडोई ए हिंदुस्तानी नामक पुस्तक लिखा। कौन सा पुस्तक लिखा था, इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंडोई ए हिंदुस्तानी। यानी कि मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा पढ़ने में ये शब्द थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन थोड़ा समझने में आ रहा है। यानी कि इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंडोई ए हिंदुस्तानी नामक पुस्तक लिखी यानी कि फ्रांसीसी भाषा में होने के कारण इसका प्रचार कम हुआ। यानी कि ये क्या था, फ्रेंच भाषा में था यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में था, इस वजह से ये थोड़ा प्रचार कम हुआ। यानी कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षणे ने के सन 1953 में इसका अनुवाद किया। यानी कि उन्होंने यानी कि लक्ष्मी सागर जी ने 1953 में यानी 53 में उन्होंने
क्या किया, इसका अनुवाद किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 18वां, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यानी कि जो ये आचार्य शुक्ला जी लिखे हैं, लेकिन पूरा इनका नाम होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रवृत्त्यात्मक काल का विभाजन प्रस्तुत कीजिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पेपर का। तो पेपर को जरूर देखिए और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे, क्योंकि मैं बैक टू बैक क्लासेस आपको दे रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आ रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और आपको जितने भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी पेपर का सब्जेक्ट चाहिए तो आप लोग ज़रूर हमें कहीं बताइए, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गत 950 वर्षों के इतिहास का प्रवृत्तियों के आधार पर निम्नवत विभाजन किया। कौन कौन सा? नंबर 1 आप कहते हैं संवत 1050 से 1375 तक, यानी कि क्या था, वीरगाथा काल। दूसरा उनका था संवत 1375 से 1700 तक, इनका था भक्ति काल। और तीसरा था उनका संवत 1700 से 1900 से रीतिकाल। और चौथा आया था संवत 1900 से आज तक जो था वो गद्य काल चल रहा है, यानी कि जो प्रवृत्त्यात्मक काल था, जो विभाजन हुआ था, वो कुछ इस प्रकार था उनका, यानी कि वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल। यानी कि 1050 से 1375 तक वीरगाथा काल चला उनका, फिर 1375 से 1700 से भक्ति काल, 1700 से 1900 तक रीतिकाल, और 1900 से आज तक जो चला है वो गद्य काल चल रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो उनका साहित्य, हिंदी साहित्य का प्रवृत्त्यात्मक काल विभाजन हुआ था, कुछ इस प्रकार था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 19वां नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो हिंदी काल का साहित्य का जो काल विभाजन हुआ था उसको यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे आपको यहाँ पे मैंने आचार्य शुक्ला जी के बारे में बताया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसका आंसर कैसे है आइए आपको बताता हूँ। अब आप कहता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित कालखंडों को में विभक्त किया है। कौन कौन सा? पहला तो उनका आदिकाल है, जो 1000 से 1400 ईस्वी तक उनका आदिकाल था। दूसरा उनका पूर्व मध्यकाल था, जो 1400 से 1650 तक चला। उसका जो तीसरा उनका है उत्तर मध्यकाल, जो 1650 से 1850 तक चला। और उसके बाद में आधुनिक काल आया, जो 1850 से आज तक उनका चल रहा है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो काल था निर्धारित किया था हिंदी साहित्य में, वो कुछ इस प्रकार था। 10वां क्वेश्चन आता है, प्रश्न नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आदिकाल के नामकरण की समस्या पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि, यानी कि यहाँ पे आपको बताएंगे हम कि आदिकाल के नामकरण पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। उत्तर आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं के आधार रूप में प्रस्तुत करते हुए वीरगाथा काल नाम स्वीकारा था। उसमें कहा गया था कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा इसे चारण काल या मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रसाल ने आदि काल, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल, राहुल जी ने सिद्ध सामंत काल तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा। तो इस तरीके से आदिकाल का जो नामकरण समस्या का संक्षिप्त में प्रकाश डाला गया, तो कुछ इस प्रकार से उन्होंने अपने रचनाओं के आधार पर माना गया है। फिर आपका क्वेश्चन आता है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, यानी कि आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उस पर आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन के आंसर की तरफ। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि उसकी प्रवृत्तियाँ क्या है, यानी आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, ये आपको प्रवृत्तियाँ लिखना है। यानी कि उत्तर में आपको ऐसे लिखना है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। पहला आपका आता है कि युद्धों का सजीव चित्रण, कल्पना की अधिकता एवं राष्ट्रीयता का अभाव। दूसरा आपका आता है आश्रयदाताओं की प्राशस्त्य, रसो ग्रंथ लेखन, वीर श्रृंगार रस का चित्रण। तीसरा आपका आता है कि प्रकृति चित्रण एवं जनसंपर्क की कमी, ऐतिहासिक का प्रभाव, यानी ऐतिहासिकता का अभाव। तो ये इनकी प्रवृत्तियाँ जो है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जानने का थोड़ा समझ में आया। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा पढ़ने में भी आसानी होगा और समझने में भी थोड़ा आसानी होगा। तो ऐसे में आपको थोड़ा पढ़ने में और समझने में, अगर मैं आपको केवल प्रश्न का सॉल्व करवाऊँगा तो आपको ये चीज़ें मिलेगी नहीं, तो आपको थोड़ा दिक्कत भी आएगी कि मैं अगर आगे चला गया पढ़ने के लिए तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा देख नहीं पाओगे। आप इसको इस तरीके से लिख भी सकते हो और अपने पेपर को ऐसे कैसे तैयार करना है आप अच्छे से तरीके से जानते हो, क्योंकि आप लोग अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा अपने आप में मैच्योर हो चुके हैं, तभी ऐसे आप लोग को इस चीज़ों में प्रवेश लिया है।
अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की कि प्रबंध एवं मुक्तक काव्यों की रचना। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग, रचनाओं में संदेहात्मकता, यानी कि ये आपका चौथा जो प्रवृत्तियां हैं ये कुछ इस प्रकार है। पांचवा आपका आता है कि काव्याकार कल्प का सुंदर प्रयोग, दोहा, सोठा, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, रोला, छप्पय, कुंडलिया आदि छंदों का सुंदर योजना। तो इस तरीके से ये आदिकाल का जो प्रवृत्तियाँ थी, किस तरीके से ये सुंदर भाव में लिखित था, ये चीज़ें आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो ऐसे में आप लोग को थोड़ा तैयार करने में भी आसानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां नंबर कि आदिकाल के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर आपका है आदिकाल में रचनाएं दो रूपों में प्राप्त होती हैं। कौन कौन से, आइए आपको रुक करते हैं। यहाँ पे पहला आपका था प्रबंध काव्य के रूप में, दूसरा आपका था वीर गीतों के रूप में, और इस तरीके से इस युग में प्रमुख कवि उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन, पहला आपका आता है नल सिंह, ये इन्होंने लिखा है विजय पाल रासो, जो प्रबंध क्या है, काव्य है। फिर दूसरा आपका आता है सारंगधर, यानी कि हमीर रासो, ये है प्रबंध काव्य। फिर तीसरा आपका दलपत विजय, यानी कि खुमान रासो। दलपत विजय जो है आपका, ये खुमान रासो है, ये केस क्या है, ये आपका प्रबंध काव्य है। फिर आपका चंद्रप्रदायी, चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो, ये आपका है प्रबंध काव्य। फिर जगनीक ने क्या लिखा था, प्रमाल रासो, यानी जिसे हम कहते हैं आलखंड ने वीर गीत काव्य। फिर आपका आता है छठवा केदार भट्ट, जो आपका जयचंद्र प्रकाश ने लिखे हैं, जो आपका है वीर गीत काव्य। सातवां आपका आता है नरपति नाल, यानी बीसल देव रासो ने लिखा है, इन्होंने वीरगति काव्य है। फिर आपका आठवां आता है मधुकर, यानी जय मयंक जसचंद्रिका, ये आपका है वीरगीत काव्य। फिर आपका नौवां आता है विद्यापति, जिन्हें आपका कीर्तिलता है। फिर आपका 10वां अमीर खुसरो, जिन्हें पहेली। तो इतनी रचनाओं का इस तरीके से इन्होंने उल्लेख किया है। एक बार फिर आप लोग दोहरा लीजिए कैसे कैसे किस तरीके से आपका आता है नल्ल सिंह, विजयपाल रासो, सारंगधर, हमीर रासो, दलपत विजय, कुमार रासो। चौथा आपका आता है चंद्रप्रदायी, पृथ्वीराज रासो। उसके बाद में फिर आपका जगनिक प्रमाल रासो, जिसे हम कहते हैं आल्हखंड, केदार भट्ट जी, जयचंद्र प्रकाश लिखा है। फिर नरपत नाल है बीसल देव रासो, मधुकर आपका आता है जयमयंक जसचंद्रिका, विद्यापति आता है कीर्तिलता, और फिर आप तक आता है अमीर खुसरो जी ने पहेली। तो इतने रचनाओं का जो कवि हैं वो अपनी रचनाएं किस तरीके से किया है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने कवि, ये सारे कवि हो जाते हैं और ये आपकी उनकी रचनाएं होती हैं, ये सारी चीज़ इनकी रचनाएं हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में थोड़ा आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, यानी कि निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर है आपका निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला आता है उनका नामदेव, यानी कि नामदेव के पद। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फिर दूसरा कबीर जी हैं, यानी कि साखी और सबद, यानी पद जिसमें आते हैं, और रामायणी, ये तीन उनकी यानी कि इनकी रचनाएं हैं। साखी, सबद और रामायणी कबीर जी की हैं। नामदेव है, नामदेव के पद हो गए। फिर धर्मदास जी का है पदों की रचना। फिर चौथा आता है यानी कि दादू दयाल यानी कि हरडेबाड़ी अंगवद। तो इतनी उनकी की रचनाएं क्या थी, हरडेबाड़ी और अंगवद। फिर सूरदास जी का रचना क्या है, सूर ग्रंथावली, सुंदर विलास, और फिर उनका है सवैया। फिर छठा आता है मलुकदास, जो उनका मलुकदास जी का रचना है वो रतन खान और ज्ञानबोध। सातवां आता है नानक जी का, जो गुरु ग्रंथ साहब है। फिर आठवां आता है संत रैदास जी, इनकी रैदास की बानी। नौवां आता है प्राणनाथ, जो होता है कुलजस शरीफ। फिर 10वां आता है चरणदास, जो होता है भक्ति सागर। तो इस तरीके से 23वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे अपडेट कराया गया। तो बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि जो ज्ञान मार्गी शाखी भक्ति धारा की जो ज्ञान मार्गी शाखा से बिलोंग करते हैं, उनकी कवियों और उनकी रचनाओं का जो उल्लेख हुआ है कुछ इस तरीके से। तो ये उनकी 10 रचनाएं हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको रचनाएं भी इसमें आपको मिल गई, और उनके जो जैसे यानी कि भक्ति धारा के हैं, ज्ञान मार्ग की शाखा से बिलोंग करते हैं, उनकी रचनाएं कौन से हैं, कवि कौन से हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ में थोड़ा अच्छे से आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 24वें क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं आपके। इसमें आपका पूछा जाता है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहले उत्तर में आपको लिखना होगा तुलसीदास जी की जो रचना है वो है रामलला नहेचु, यानी कि रामलला नहेचु, जो 1555 के लगभग आया है। फिर जानकी मंगल है, जो 1563 के लगभग आया। फिर रामाज्ञा प्रश्न आया, जो 1564। फिर उनका आता है बैरागी संदीपनी, जो 1569 के लगभग आता है। फिर रामचरितमानस हो गया, वो 1574 से 1576 ईस्वी तक आता है। सतसई आपका आता है 1595 तक।
पार्वती मंगल जो आता है वो 1857 तक आता है। कृष्ण गीतावली जो आता है 1553 के लगभग आता है। फिर बरवे रामायण आपका आता है 1607 ईस्वी के लगभग आता है। विनय पत्रिका की बात करेंगे तो 1609 के लगभग आती है। गीतावली की बात करेंगे तो 1607 के लगभग आते हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है दोहावली, वो 1623 के लगभग आता है। हनुमान बाहु आता है 1623 के लगभग। कवितावली आता है 1623 के लगभग। तो ये सारी चीज़ें तुलसीदास की रचनाएं थी। कुछ इस प्रकार से कब कब प्रकाशित हुई हैं, तो ये चीज़ें उनको यहाँ पे आपको लिखना था। फिर आपका आता है अग्रदास। अग्रदास जी की रचनाएं हैं यानी राम भक्त शाखा में वो रामाष्टयम और रामाध्यान, मंजरी, श्रृंगार, रस सागर, तो ये इनकी रचनाएं थी यानी कि तुलसीदास की। फिर अग्रदास जी की रचना थी यानी कि रामाष्टयम और राम ध्यान, फिर उसका मंजरी थी, फिर श्रृंगार रस सागर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे राम भक्ति शाखा से बिलोंग करने वाले जो हमारे कवि थे उनके बारे में, उनकी रचनाओं और उनकी रचना और कवि दोनों को यहाँ पे आपको बताया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसके बाद में आपका आता है तीसरा नाभादास भक्तिमाल यानी कि भक्तिमाल हो गया। चौथा आपका आता है केशवदास रामचंद्रिका हो गया। सेनापति हो गया रघुवीर रत्नाकर का। छठवां होता है प्राणानंद चौहान जी का रामायण महानाटक हो गया। सातवां आता है हृदयराम जो हनुमान नाटक होता है। आठवां आता है बनारस जो उभय प्रबोधक रामायण होगा। नौवां आता है राम वल्लभ शरण युगल बिहारडी, इनकी रचनाएं हैं। जो होता है दारदौटक सदगुरु प्रेम प्रवाह सदगुरु भावार्दस जीव पी युगल विहार सदगुरु रूप माधुरी अरिल पचीसी। फिर उसके बाद में है निंदक महिमा। फिर उसके बाद में इनका है मंजू छंदावली अष्टायाम पदावली विजय प्रसुख सागर युगल विहार पदावली स्फुट पद्य। तो ये राम वल्लभा शरण जी का जो एक इनकी रचनाएं हैं युगल विहारणी, और ये सारी जो दी गई हैं ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे हैं, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो ये पूछे भी गए हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आते हैं तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है आपके पेपर का, राम यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा के संबंधित में। अब आपका आता है प्रश्न, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक सूरदास जी थे यानी कि कृष्ण भक्ति के जो शाखा के प्रवर्तक थे वो सूरदास जी माने जाते हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं यानी कि उनकी जो कृष्ण भक्त शाखा के जो कवि हैं और उनकी रचनाएं, तो ये कवि हैं कवि सूरदास जी, सूर सागर साहित्य लहरी और सूर सरावली। फिर आपका आता है कुंभन दास जी की रचना क्या है पद संग्रह। फिर कृष्णदास जी की रचना है जुगल मानचरित और प्रेम तत्व निरूपण। फिर नंददास जी का रचना है अनेकार्थ मंजरी रस मंजरी और रूप मंजरी। फिर आता है छित स्वामी, फिर उनका रचनाएं है पद पदावली। चतुर्भुजदास यानी कि चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। फिर आपका था श्रीभट्ट युगल शतक। फिर परशुराम देव जी की रचना है परशुराम सागर। 26वां इनका क्वेश्चन है रीतिकाल के नामकरण का उपयुक्तता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। साथ साथ आपको मज़ा आ रही है क्लास में तो ज़रूर देखें, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अभी ऐसे क्वेश्चन मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है इसमें, और जो आपके प्रश्न में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरीके से मैं क्वेश्चन आपको अपडेट कराया हूँ। आंसर आपको लिखना होगा इसमें आपका रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उत्तर मध्यकाल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतकाल नाम दिया क्योंकि इस काल में रीत ग्रंथों की रचना की, यानी कि जो रीतकाल का नामकरण हुआ उसके बारे में आपको बताया कि किस तरीके से हुआ। यानी कि रीतकाल हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उत्तर मध्यकाल है, यानी कि रीतकाल जो है वो इतिहास की दृष्टि से देखा है तो उत्तर मध्यकाल आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतकाल नाम दिया, इसे क्या दिया रीतिकाल नाम दिया क्योंकि इस काल में रीत ग्रंथों की रचना की है। उसके बाद में यहाँ पे आपको यानी कि क्योंकि इस काल में रीत ग्रंथों की रचना की प्रधानता है। यानी कि रीत ग्रंथ से तात्पर्य उन रचनाओं से है जिसमें रस छंद अलंकार और नायिका भेद आदि के उदाहरण के रूप में कविताओं की रचना की जाती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल में काल पक्ष की प्रधानता होने के कारण इसे काला काल कहा, यानी कि कलाकाल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है इसे श्रृंगार काल क्योंकि इस काल में श्रृंगार रस की अधिकता थी, परंतु आचार्य शुक्ल द्वारा किया गया नामकरण रीतिकाल ही हिंदी साहित्य जगत में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी कि जो रीतिकाल है इसे मूल रूप से जो शुक्ला जी ने कहा है वो रीतकाल को ही माना जाता है।
अब बात करते हैं 27वें नंबर की, रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। रीत काल के प्रमुख प्रवृत्तियाँ जो है वो महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? पहला आपका आता है रीत अथवा लक्षण ग्रंथ की प्रधानता है, यानी कि जो रीत है और लक्षण ग्रंथ की जो प्रधानता मानी जाती है वो पहला आपका आता है। फिर दूसरा आपका आता है श्रृंगार भावना की प्रधानता। फिर आपका आता है तीसरा नंबर आपका आता है कि नारी के प्रति विलासी दृष्टिकोण, यानी कि नारी के प्रति विलासी दृष्टिकोण। फिर आपका आता है चौथा कि प्रकृति की उद्दीपन रूप में चित्रण। पांचवा आपका आता है अलंकारों की प्रधानता। छठा आपका आता है लोक जीवन की उपेक्षा। सातवां आपका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, यानी कि किस तरीके से हमें वर्णन करना है, तो ये चीज़ें आपको रीत काल में मिलती हैं। फिर आपका आठवां आता है मुक्त काव्यों की रचना, मुक्तक काव्यों की रचना। नौवां आपका आता है कला एवं भाषा की प्रौढ़ता। दसवां आपका आता है राज्याश्रयता। और 11वां आपका होता है जो भक्ति नीति एवं वीर काव्यों की रचना। तो कुछ इस तरीके से जो रीत काल में माने जाते हैं, मिलते हैं, वो ये आपकी जो रीत काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां मानी जाती हैं कुछ इस तरीके से मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28वां आता है रीत काल में काव्य की कितनी धाराएं प्रतिष्ठित हुई हैं, नाम उल्लेख कीजिए। जो रीत काल की जो काव्य की धाराएं हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। उत्तर में आपका आता है रीत काल में काव्य की 3 धाराएं प्रवाहित हुई हैं जिनके नाम तथा विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आता होगा रीतिबद्ध, दूसरा आता है रीत सिद्ध और तीसरा आता है रीत मुक्त। तो ये आपकी 3 जो धाराएं हैं ये विस्फुटित हुई हैं, यानी कि प्रस्फुटित हुई हैं, यानी कि फैली हुई हैं। तो इस तरीके से आप लोग को ये 3 धाराएं आपको समझना ही बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे संकेत होते हैं समझने के लिए। 30वां क्वेश्चन आपका है रीत काल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर में आपको है कि रीत काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका था केशवदास, इनकी रसिक प्रिया। फिर कवि प्रिया, यानी कि नक्सिक वर्णन, छंदमाला और रस चंद्रिका। तो ये केशवदास जी की रचना है। फिर दूसरा आपका है चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचना। तो चिंतामणि त्रिपाठी कविकुल, कल्पतरु और पिंगल। तो ये आपकी दूसरा चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचना है, क्या? कविकुल, कल्पतरु और पिंगल। तीसरा आपका आता है सेनापति, यानी कि काव्य कल्पट्टुम, यानी कि काव्य कल्पद्दुम। चौथा आपका आता है मतिराम जी का रचना, यानी कि मतिराम जी का जो है वो ललित लाम, मतिराम सस्सई और रसराज, ये मतिराम जी की रचना है। फिर भूषण जी का रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। फिर छठवां आता है आचार्य देव जी की रचना है जो वो शब्द रसायन, भाव विलास। सातवां आपका आता है बिहारी, यानी बिहारी सस्सई। आठवां है खनानंद जी का रचना है सुजान सागर, सुजान रागमाला, प्रेम सरोवर आदि। नौवां आता है बोधा, यानी कि बिरह वारिस और इश्क नामा। और 10वां आपका आता है भिखारीदास जी की रचना वो रस सारांश, काव्य निर्णय। तो इस तरीके से रीत काल के जो कवि हैं और उनकी जो रचनाएं प्रकाशित हुई हैं वो कुछ इस प्रकार से आपको मैंने बताया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, रीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए, यानी कि रीत काल के प्रतिनिधि कवि के नाम दीजिए। उत्तर में आपको लिखना है कि रीत शब्द यानी कि रींड, यानी कि रिंग धातु से बना है, यानी जिसकी व्युत्पत्ति लाभ्य अर्थ है, यानी कि जिसकी व्युत्पत्ति लभ्य है, यानी कि गति, मार्ग या प्रस्थान और रूढ़ अर्थ आते हैं, उसे हम पद्धति विधि कहते हैं। यानी कि रीति शब्द का जो व्युत्पत्ति हुई जिसका अर्थ होता है रिंग होता है और जिसका अर्थ होता है लभ्य। तो इस तरीके से आपको रीत का मतलब समझ में आएगा कि गति, मार्ग या प्रस्थान का इसका कौन सा है और रूढ़ क्या है, इसका अर्थ होता है। अब बात करेंगे इसमें आपका सरस्वती कंठाभरण की ये पंक्तियाँ, यानी कि सरस्वती कंठाभरण की ये पंक्तियाँ हैं। तो इस तरीके से आपको कंठाभरण की ये पंक्तियाँ रीत शब्द की उत्पत्ति में सहायक है। अब बात करेंगे यहाँ पे आपको बेदरबाद कृथा पंथा काव्ये मार्ग इति स्मृता रिंग गतिविधि धातोसा व्युत्पत्त्या यानी कि रीत रुच्यते। इसके प्रमुख कवि हैं केशव, मतिराम, भूषण बिहारी, देवखनन, पद्माकर आदि।
अब आपको बताएंगे 31वां क्वेश्चन अगले वीडियो में, रीतकाल कविता के विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें आपको आधा यहाँ पे कुछ लिखा गया है, कुछ नहीं आपको टाइप किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपका ये रहा कि रीत का अर्थ स्पष्ट कीजिए, रीतकाल की प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए, यानी कि जिसके प्रमुख कवि माने थे वो केशव, मतिराम भूषण, बिहारी देव, खनन, पद्माकर आदि हैं। यानी और आपको रीत शब्द का मतलब पता ही दिया है, और जो इसके सहायक यानी रीत शब्द के जो व्युत्पत्ति सहायक है उसमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। वो दिया गया है आपका वेदर्भाद कृतः पंथा काव्ये मार्ग इति स्मृतः रिंगम गद विधि धातोः सा व्युत्पत्त्या रीत रुच्यते। तो ये आपका था रीत का अर्थ की जो पंक्तियाँ थी कुछ इस प्रकार थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो के बेल आइकन को ज़रूर दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और इसमें आपको मैं जो 31वां क्वेश्चन है ये आपको मैं अगली वीडियो के साथ दूंगा, और इसका PDF चाहिए तो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक देगा, वहाँ से आप लोग इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।